जय हिंद। यह झारखंड जीके का छठा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग खंड 4 के चैप्टर नंबर 24 तक समझे थे। आज इसमें हम समझने वाले हैं खंड 4 के चैप्टर नंबर 25 से 27 तक। 25 में क्या है, CNT एवं SPT में प्रस्तावित संशोधन के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट है धारा, CNT एक्ट की धारा 49 के अनुसार इस धारा के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्य के लिए ही ज़मीन ली जा सकती थी। लेकिन 2016 में क्या चेंजेस हुआ, अब उद्योग और खनन कार्य के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना, तेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार ज़मीन ले सकेगी। साथ ही सरकार का अब विकास हेतु निगम कंपनी के लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकेगी। इसके बाद आता है CNT एक्ट की धारा 71 को। इस धारा के तहत SAR कोर्ट की छत से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित की सकती है। अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ज़मीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर होंगे। नेक्स्ट है CNT एक्ट की धारा 21 और SPT एक्ट की धारा 13। ज़मीन को मालिक की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, अर्थात ज़मीन की प्रकृति अधिकृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, मालिक को ज़मीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार दिया जाएगा। इसके पश्चात ज़मीन मालिक कृषि योग्य ज़मीन का उपयोग मकान, दुकान के निर्माण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 26। इसमें क्या पढ़ेंगे, पेशा के बारे में 1996, पेशा 1996 के संबंधित। यहाँ पे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों से विस्तार, ठीक है, यानी कि पंचायत अधिनियम 1996 के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों पर बनाए गए कानून पारंपरिक एवं रूढ़िवादी मान्यताएं, सामाजिक व सांस्कृतिक पद्धति और सामुदायिक संसाधनों से परंपरागत प्रणाली के समरूप होगा। सेकेंड है, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगा जो ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन नियमावली में नामांकित व्यक्ति से मिलकर बनेगी। अगला पॉइंट है, ग्राम सभा नागरिकों, परंपराओं और मान्यताओं, उसकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संशोधन के संरक्षण और विवाद के पारंपरिक निपटारे में सक्षम होगी। अगला पॉइंट है, प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद ही पंचायत द्वारा गांव के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगी। इसके बाद है, प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन एवं अन्य लोकहित कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए उत्तरदायी होगी। प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उपरांत संबंधित ग्राम से प्रतियोगिता जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। ठीक है, इसमें क्या था, प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उपरांत संबंधित ग्राम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। अगला पॉइंट है, प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण संबंधित पंचायत में उन समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगी जिस समुदाय के लिए आरक्षण अपेक्षित है। परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संस्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगी। अध्यक्ष के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाति जिसका प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के पंचायत में नहीं है कि व्यक्ति को सदस्य मनोनीत कर सकती है, लेकिन मनोनीत व्यक्ति की संख्या 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों योजनाओं के लिए है ना, पंचायतों से विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी परियोजना का प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास और पूर्व परामर्श किया जाएगा। ठीक है, फिर अनुसूचित क्षेत्र परियोजनाओं का वास्तविक योजना और क्रियान्वयन राज्य स्तर पर समावित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, पंचायत के समुचित स्तर पर लघु जल निकायों का नियोजन एवं प्रबंधन कार्य सौंपा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिज के उत्खनन के लिए लाइसेंस देने का लघु खनिज वाले क्षेत्र की लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत के समुचित स्तर से पूर्वानुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट है, लघु खनिज के उपयोग में किसी भी प्रकार की रियायत देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत के उचित स्तर से पूर्वानुमानित आवश्यक है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा को अपने सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय और सेवन के विनिमय नियंत्रण करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा का लघु वनोत्पाद में स्वामित्व होगा। फिर ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्र में
भूमि हस्तांतरण और नियंत्रण और अनुसूचित जनजातियों के अवैधानिक रूप से हस्तांतरित भूमि के पुनर्वासन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट है ग्राम सभा को ग्राम स्तरीय हाटों बाजारों के प्रबंधन का अधिकार होगा। अगला है ग्राम सभा को अनुसूचित जनजाति के को ऋण देने का नियंत्रण का अधिकार होगा। अगला है ग्राम सभा को सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों पर नियंत्रण का अधिकार होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा को स्थानीय सभा योजनाओं, जनजाति उपयोजना सहित और उसके प्रति या नियंत्रण का अधिकार होगा। नेक्स्ट है पेशा के बारे में समझते हैं। पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश है ना, पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश, इसमें क्या है, पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश संविधान के 9वें भाग 1 से अनुच्छेद 243 यज्ञ के अनुसार जिला योजना समिति के संबंध में प्रावधान और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 जो है पेशा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए है। देश में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। अगला है 24 अप्रैल 1993 की से प्रभावी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो भारत के संविधान के 9वें भाग में सन्निविष्ट किया गया है। पंचायतों को ग्रामीण भाग के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में एक संवैधानिक दर्जा देता है। अगला पॉइंट है संविधान अनुच्छेद 243 ड 1 अनुच्छेद 244 के खंड 1 और 2 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में संविधान के 9वें भाग के प्रावधानों को लागू करने में से छूट देता है। हालांकि अनुच्छेद 243 ड 4 ख संसद को अपने कानून और 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में विस्तार करने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि ऐसे अपवादों और संशोधनों को ऐसे कानूनों में निर्दिष्ट किया गया हो और इस तरह का कोई भी कानून अनुच्छेद 268 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला है 5वीं अनुसूची का क्षेत्र। संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्र में के नियंत्रण के साथ संबंधित है। पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम जो है 1996 पेशा कुछ संशोधन और अपवादों को छोड़कर संविधान के 9वें भाग को संविधान के अनुच्छेद 244 1 के अंतर्गत अनुसूचित 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए विस्तारित करता है। वर्तमान में 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची क्षेत्र मौजूद है। इसके बाद आता है गांव और ग्राम सभा की परिभाषा। यहाँ पे है पेशा अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 4 ख आमतौर पर एक बस्ती या बस्तियों के समूह या एक पूर्वा या पूर्वों के समूह को मिलाकर एक गांव का गठन होता है, जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं। पेशा अधिनियम अनुच्छेद 4 ग के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को लेकर हर गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसके नाम ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए मतदान सूची में शामिल कर लिए गए हैं। अगला है पेशा ग्राम सभा का निम्न के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है। पहला, लोगों की परंपराओं और रिवाजों और उसकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना। दूसरा है समुदाय के संसाधन और विकास समाधान के परंपरागत तरीके से रक्षा और संरक्षा करना। तीसरा है निम्न कार्यकारी कार्यों को पूरा करना। पहला, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। दूसरा है गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना। तीसरा है पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों की परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का एक प्रमाण पत्र जारी करना। अगला है पेशा उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करती है। कौन कौन सी शक्ति समझते हैं। पहला है भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, फिर विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। दूसरा, एक उचित स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। तीसरा है एक उचित स्तर की ग्राम सभा या पंचायत का द्वारा जो है खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा रियायतों देने के लिए अनिवार्य सिफारिश करने का अधिकार। इसके बाद आता है मादक द्रव्यों की बिक्री या खपत को विनियमित करना। इसके बाद है लघु वनोपजों
का स्वामित्व, ठीक है। उसके बाद 6 में है भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि की बहाली। 7वां है गांव बाजारों का प्रबंधन। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और संस्थाओं जनजातीय उपयोजना और संसाधनों सहित जो है स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण, ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं पैसा का महत्व। पैसा का महत्व समझते हैं। पैसा प्रभावी क्रियान्वयन न केवल विकास को प्रोत्साहित करेगा बल्कि इससे 5वें अनुसूचित क्षेत्र में लोकतंत्र भी और गहरा होगा। पैसे के कई फायदे हैं। इससे निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी। पैसा आदिवासी क्षेत्र में अलगाव की भावना को कम करेगा और सार्वजनिक जो है संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण होगा। पैसा से जनजातीय आबादी में गरीबी और बाहर पलायन कम हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा। ऐसा जनजातीय आबादी शोषण को कम करेगा, क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत एवं गांव बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। पैसा की प्रभावी कार्यान्वयन से भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी और आदिवासी के अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन को बहाल किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि पैसा परंपराओं, रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की संस्कृति पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा। अगला है पंचायती राज मंत्रालय की पहल। पैसा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में पैसा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। फिर कार्रवाई में शामिल कुछ बिंदु हैं। पहला है 21/5/2010 को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र वाले सभी राज्यों को पैसा के कार्यान्वयन पर समेकित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा है राज्यों के दौरे पत्राचार और बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य में पैसा अधिनियम के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा करना। अगला है राज्यों में पैसा के कार्यान्वयन की प्रगति और ऐसा करने में सामने आने वाले मुद्दे और चुनौतियों की समीक्षा करने और आगे का मार्ग तय करने के लिए 4 से 5 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला जो है आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है RGPSA के अंतर्गत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा संगठन और राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पैसा समन्वयक तैनात करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 5वां है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में सामुदायिक लामबंद पर एक पुस्तिका का प्रकाशन। अगला है पैसा के अनुबंध जो है संबंधित विषयों पर विभिन्न शोध, अध्ययन और कार्रवाई अनुसंधान प्रयोजित करना। अगला है राज्यों को पैसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने और राज्य पंचायती राज अधिनियम और कानूनों में संशोधन कर उन्हें पैसा के अनुकूल बनाने के लिए सहमत करना। अगला है केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से केंद्रीय कानूनों में पैसा के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन के लिए अनुरोध। आगे है चैप्टर नंबर 27 में क्या है भूमि अधिकारों से संबंधित घटनाएं। जो भूमि अधिकार से संबंधित घटनाएं था, महत्वपूर्ण घटनाएं, उसको समझते हैं। पहला यहाँ पे वर्ष इधर दिया हुआ है, फिर घटना, फिर क्षेत्र, फिर संबंधित व्यक्ति। तो वर्ष 1763 में क्या हुआ था घटना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है झारखंड में आया था। और 1772 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार झारखंड में आगमन हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1772 से 80 के बीच में क्या हुआ था, पहाड़िया विद्रोह हुआ था। क्षेत्र इससे संबंधित है राजमहल का क्षेत्र और संबंधित व्यक्ति हैं जगन्नाथ देव। नेक्स्ट है 1773 से 1785, इससे पहले 1780 में क्या है रामगढ़ में फौजी कलेक्ट्री का गठन। 1780 में क्या हुआ था, रामगढ़ में फौजी कलेक्ट्री का गठन हुआ था। फिर है 1773 में क्या है 1773 से 1785 के बीच में क्या हुआ था, तिलका आंदोलन हुआ था। और संबंधित क्षेत्र है संथाल परगना और वे संबंधित व्यक्ति हैं तिलका मांझी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुआ था और संबंधित व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर 1797 में तमाड़ विद्रोह हुआ था, तमाड़ में हुआ था और इसका वो कर रहे थे संबंधित व्यक्ति थे भोलानाथ सिंह। फिर 1782 से 1807 में हुआ था तमाड़ विद्रोह, संबंधित क्षेत्र है तमाड़ और संबंधित व्यक्ति हैं विष्णु मानकी। अगला है 1800 से 1808, इसमें है चोरो विद्रोह हुआ था और क्षेत्र है पलामू और संबंधित व्यक्ति हैं ठाकुर भूकन सिंह। 1806 में हुआ था जमींदार पुलिस व्यवस्था की स्थापना 1806 में। फिर 1807 में हुआ था मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1807 में। संबंधित क्षेत्र है तमाड़ और संबंधित व्यक्ति हैं दुखन मानकी। फिर 1819-20 में हुआ था मुंडा विद्रोह, संबंधित क्षेत्र है तमाड़ और संबंधित व्यक्ति हैं रूगू एवं कोंटा। नेक्स्ट है
1820 में क्या हुआ था? हो विद्रोह, संबंधित क्षेत्र है सिंहभूम। 1831 से 32 क्या हुआ था? कोल विद्रोह और संबंधित व्यक्ति हैं सिंगराई व बिंदराई। 1832 में हुआ था सिल्ली में विद्रोह, संबंधित क्षेत्र है सिल्ली और संबंधित व्यक्ति हैं बुद्धू भगत। अगला है 1830 से 33 मानभूम एवं सिंहभूम में विद्रोह, संबंधित व्यक्ति गंगा नारायण। 1833 संथाल परगना और दामिनेको का सीमांकन, संबंधित क्षेत्र संथाल परगना। 1834 में हुआ था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना। 1837 में हुआ था सिंहभूम जिला की स्थापना। फिर 1854 में हुआ था छोटा नागपुर प्रमंडल की स्थापना। फिर 1855 से 57 में हुआ था संथाल विद्रोह, संबंधित क्षेत्र संथाल परगना और इसका जो संबंधित व्यक्ति हैं सो सिंधु कानू, याद रखिएगा। अगला है 1856 संथाल परगना जिला की स्थापना हुआ था, संबंधित क्षेत्र संथाल परगना और संबंधित व्यक्ति हैं सिंधु कानू। अगला है 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था। और 1869 छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम लागू हुआ था। 1869 में फिर भुइहारी सर्वेक्षण बंदोबस्त भी हुआ था। फिर 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त विद्रोह हुआ था। 1874 में जो अधिसूचित जिला अधिनियम है सो हुआ था। 1878 में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ था। 1880 से 91 के बीच संथालों में असंतोष हुआ था। फिर 1885 लुईस एवं हॉफमैन का छोटा नागपुर में आगमन हुआ था। 1895 से 1900 तक क्या हुआ था? बिरसा उलगुलान। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा उलगुलान कब हुआ था? 1895 से 1900। 1897 में हुआ था छोटा नागपुर प्रतिनियुक्ति अधिनियम की मान्यता। आपसे पूछेगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।